हेलो, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका संतोष तिवारी मैथ्स पे। तो इस क्लास में हम सीटेट का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं तथा ये क्वेश्चन आने वाले टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए भी बेहद ज़रूरी होंगे। ठीक है? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धँसा है। जब धँसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप बताइए। तो ये क्वेश्चन जब मैं क्लास में करवाता था, तो मैं बताता था कि आपको खंभे की लंबाई कुछ भी मान लेना है और क्या मानना है? एक्स, वाई ये सब कुछ भी नहीं मानना है। आप बताओ यहाँ पे इसके हर में कितना है? तो आप कहेंगे इसका हर है 7। इसके हर में कितना है? 3। तो आप इन दोनों का गुणा करवा के खंभे की लंबाई मान लो कुछ। तो हमने मान लिया खंभे की लंबाई है 7 तिया 21 मीटर। तो जब भी ऐसा सवाल दिखे तो आप जो भी भिन्न आपको दिख रहे हैं उनका गुणा करवा लो हर का और वही लंबाई मान लो। फिर ये जैसे-जैसे कह रहा है आप वैसे-वैसे करते जाओ। लास्ट में जो हमारा मान आएगा वो हम दिए गए मान से तुलना करवा देंगे और हमारा उत्तर निकल आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं 4/7 भाग कीचड़ में धँसा है। इसका 4/7 जब आप निकालेंगे तो 4/7 से गुणा करवाइए इसमें। 7 तिया 21, 4 तिया 12 यानी धँसा हुआ भाग है कितना? 12 मीटर। अगर हम 21 मीटर मान के चल रहे हैं तब। अब कह रहा है इसका 1/3 भाग बाहर खींच लिया गया, तो 12 का 1/3 निकालो। तो 12 में 1/3 का गुणा कराओ, बताओ कितना आ जाएगा? 4। इतना भाग हमने खींच लिया है। आप बताइए 12 धँसा था, 4 हमने खींच लिया, तो बचा कितना है जो धँसा है? तो जो धँसा है अभी भी वो बचेगा 12 माइनस 4 यानी 8। तो जब हमने 21 मीटर की लंबाई ली अपनी मर्ज़ी से, तो हमें हमारा निकल के आया कि 8 मीटर अभी भी धँसा है। क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 8 मीटर खंभा धँसा हुआ है अभी, यानी 8 की जो वैल्यू है वो 8 ही दे रखी है। इसका मतलब जो हमने अपनी मर्ज़ी से माना था खंभे की लंबाई, यही इसकी एक्चुअल लंबाई है। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? 21। सपोज़ करो यहाँ पे 8 नहीं दे रखकर 16 मीटर दे रखा होता। कि 16 मीटर धँसा है अभी भी। तो हम कहते हैं कि जो 16 वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? 8 की। यानी 8 बराबर 16 तो 2 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ भी जो हमने लंबाई मानी है, वो कितनी गुनी हो जाती? 2 गुनी, यानी 42 मीटर हो जाती। कब? जब ये 8 मीटर नहीं धँसा होता, कह रहा होता कि 16 मीटर धँसा है। बोलो। तो हमने आपको बताया कि जब भी ऐसा सवाल करना हो, तो जो भी हर हैं, उनका गुणा करवा के आप संख्या उसकी लंबाई मान लो और जैसे-जैसे वो कह रहा है, वैसे-वैसे करते जाओ। लास्ट में दिए गए मान से तुलना करवा लो और आपका उत्तर आ जाएगा। आपको कोई भी दशमलव नहीं करना है, कोई भी एक्स नहीं मानना है। एक्स आते ही सबका दिमाग खराब हो जाता है। कहते हैं सर एक्स ने बहुत दुःख दिया है, तो एक्स को छोड़िए फिलहाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में, ऐसे लिख लीजिए। बी और सी कितने दिन में करते हैं? कह रहा है बी और सी 15 दिन में करते हैं और फिर कह रहा है सी और ए कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करना होता है? आप इनका एलसीएम ले लो। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। अच्छा, एलसीएम क्या होता है अगर मैं एक लाइन में बताऊँ? तो एलसीएम वह सबसे छोटा नंबर होता है जो 12, 15 और 20 से कट जाता है। बोलो ठीक बात है। तो आप मान लो कि जो टोटल काम है वो 60 ये लोग करते हैं। तो आप बताइए ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 कार्य करते हैं। तो 1 दिन में कितना करेंगे? 60 में 12 का भाग लगा दो तो 12 पंजे 60। ठीक बात है। 15 दिन में बी और सी करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे? 4 करेंगे। 15 चौके 60। 20 का भाग लगाएँगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अरे बोलो। तो आपने देखा यहाँ a प्लस बी 5 है, b प्लस सी 4 है, c प्लस a कितना है? 3 है। तो आप इनको जोड़ लो। 5 4 9, 9 3 12। यानी अगर हम इनको जोड़ेंगे तो आप देखो a भी 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है। यानी 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस a प्लस यहाँ b कर लेते हैं, यहाँ c। a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 से काट दो। a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा? 6। अब पूछा है आपसे कि ए अकेले कितने दिन में करेगा? अगर आपसे पूछा होगा कि तीनों मिलके कितने दिन में करते, तो हम 6 का भाग लगा देते 60 में, तो 6 दाम में 60। 10 दिन आता किसका? जब तीनों मिलकर कार्य करते, लेकिन आपसे केवल ए का पूछा है, तो आपको ए की क्षमता निकालनी होगी। तो आप बताओ अगर यहाँ हम बी और सी का मान रख दें,
बी और सी का मान यानी क्षमता कितनी आई है 4। तो ए, बी और सी का मान आया है कितना 4। रख दो, 4 उधर जाके घट जाएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2। यानी ए की जो क्षमता है वो 2 है और इसको काम कितना करना है 60। तो 60 में अगर हम 2 का भाग लगा दें तो 30 दूने 60, यानी ए किस उस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में। यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ये जिसका मैंने पेपर लिया उसने 10 लगाया है, देख लीजिए गलत है उसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 14/33 और 42/55 और 21/22 का मासा बताइए। तो जब आपको भिन्न का मासा आपसे पूछा जाए यानी एचसीएफ पूछा जाता है तो आपको क्या करना होता है भिन्न का। अगर मासा पूछा है तो आपको अंश का मासा निकालना है और अपॉन में क्या करना है हर का लासा निकालना है। तो बताइए मासा आपसे पूछा गया है तो 14, 42 और 21, बताइए वह सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को काट दे। तो आपको अगर पहाड़ा याद हो तो बताइए 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 तिया 21, 7 छः 42। 7 ही वह सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को काटेगा, यानी अंश में 7 आएगा और हर में इन तीनों का लासा आना है। अरे बोलो, लेकिन हम ऑप्शन भी हमारे सामने हैं। तो आप बताओ, हम देख रहे हैं एक के ही अंश में 7 है, बाकी किसी में नहीं है, तो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस सवाल का उत्तर आप यहीं निकाल सकते हैं। बोलो, टाइम भी तो बचाना है आपको। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 7/330। वैसे भी आप अगर 33, 55 और 22 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 330। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आप ये वीडियो देख के जाएं और क्वेश्चन करके आएँ। 102 नंबर क्वेश्चन। ऐसे सवालों को मैं करने के लिए आपको बताता हूँ इसका बेस्ट तरीका। तो आप बताओ 7 + 2 √10 है यहाँ पर। तो आपको क्या करना होता है ऐसे सवालों में, आप √10 को ऐसे फैक्टर में यानी ऐसे गुणनखंडों में तोड़ो जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पे 7 आ जाए। तो आप बताओ अगर हम 10 को तोड़ें तो 5 और 2 में टूटता है ये। अंडर रूट बाहर लगा है तो ये √5 इंटू √2 में टूट जाएगा। आप बताओ अगर इसका स्क्वायर करोगे तो √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और 5 और 2 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 7, यानी आ गया हमारा 7। तो आपको क्या करना होता है अंडर रूट के जो जो भी नंबर लिखा है उसको ऐसे नंबर में तोड़ो जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पे ये वाली संख्या आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो यहीं पे √5 इंटू अंडर रूट जो 2 लिखा है आपने यही प्लस लगा दीजिए, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी √2 + √5 इस सवाल का उत्तर। बोलो समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 103 नंबर सवाल है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या कह रहा है, एक भुजा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। ये त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है। तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। चलिए मैं फिगर बताता हूँ, अपने आप इस सवाल का उत्तर लगा देंगे। अच्छा, जब बच्चा देखो जिसका मैंने पेपर लिया है उसने इस सवाल को इस ऑप्शन का उत्तर लगा दिया है। उसने देखा होगा जो कॉम्प्लिकेटेड है वही इस सवाल का उत्तर होगा, क्योंकि थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड सवाल दिख गया, जबकि ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कैसे देखते हैं। हमने एक वर्ग बना लिया। वर्ग आप जानते हो जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो। तो अगर हम इसको ए माने तो सारी ए हो जाएंगी। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इस वर्ग की एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी इन दोनों की एक भुजा कॉमन है। तो अगर हम ये भुजा इसकी कॉमन मान लें तो आप बताओ समबाहु त्रिभुज में भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बोलो ठीक बात है। और आपको दे रखा है त्रिभुज की एक भुजा 4/3 है। तो आप बताओ ए का मान आपको 4/3 देकर आपसे पूछा है कि बताओ इसका परिमाप क्या होता है। तो परिमाप क्या होता है, इसके बाहरी जो भी इसके बाहरी आप चल दो यही इसका परिमाप होता है। बाहर बाहर चलना है आपको, इस अंदर वाली लाइन पे आपको चलना ही नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है बाहर वाली भुजा का। तो आप बताओ ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। कितनी बार, 2 2 4 1 5 बार ए है। 5 और ए का मान दे ही रखा है आपको 4/3। तो 5 चौके 20, 20/3 इस सवाल का उत्तर है। जबकि ये मिश्र भिन्न में दे रखा है, भाग लगा दो, 3 छक 18, 2 20, यानी 6 सही 2/3 इस सवाल का उत्तर था। जबकि इस बच्चे ने लगाया क्या है ये वाला, उसको बड़ा सवाल देखा सोचा कठिन वाला उत्तर होगा, तो ऐसा नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है
किसी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है? 99 से विभाज्यता का नियम क्या है? 99 में देखो 2 नंबर शामिल हैं। एक तो 9 शामिल है और एक 11 है, यानी 9 का भी विभाज्यता का नियम लगेगा और 11 वाला भी लगेगा। तो मैंने आपको दोनों पढ़ा रखा है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अरे बोलो। और 11 से विभाज्यता का नियम अल्टरनेट में अंक को जोड़ो और उनका अंतर अगर 0 आ जाए तो संख्या कट जाएगी। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 1 18। ये कट रहा है किससे? 9 से। तो 9 से कट रहा है, अब किससे चेक करेंगे? 11 से। तो अंकों को अल्टरनेट जोड़ो, यानी एक में कौन जुड़ेगा? 4 जुड़ेगा। 4 1 5, 5 4 9। जो बचे हैं उनको भी जोड़ लो। 5 3 8, 8 1 9। आप बताओ इसका योग कितना आया? 9। इसका योग कितना आया? 9। दोनों का अंतर कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये संख्या 9 से भी कट रही, 11 से भी कट रही। अगर कोई संख्या 9 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, तो बिल्कुल 99 से भी कट जाएगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही सही है। सपोज करो इसमें ये 9 से कट रही होती लेकिन 11 से नहीं कट रही होती, तो इस सवाल का उत्तर ये नहीं होता, क्योंकि 99 से कटने का मतलब है कि ये 9 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। बोलो ठीक बात है। अगला सवाल आप देखिए, कह रहा है 105 में पाई क्या है? तो आप बताओ पाई क्या है? मैंने आपको करवाई रखा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। सीधे इस सवाल का उत्तर, कुछ करना ही नहीं है। अगला सवाल थोड़ा ठीक सवाल है, कह रहा है 10 टू दी पावर 3x इज इक्वल टू 125। तो पूछा है 10 की पावर माइनस 2x का मान बताइए। तो आप बताओ 10 की पावर 3x है, यहाँ 125 है। 125 को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 5 की पावर 3 है। अरे बोलो। तो आप क्या करो, इन दोनों साइड में पावर 1/3 ले लो, यानी 10 की पावर 3x है, इसकी पावर 1/3 ले लो, और इधर भी 5 की पावर 3 है, पावर 1/3 ले लो। तो आप जानते हो पावर का पावर में गुणा होता है। अगर मैं इनका गुणा करवा दूं तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 की पावर x। यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। अरे बोलो ठीक बात है। अब लेकिन आपसे पूछा क्या है? 10 की पावर माइनस 2x। तो यहाँ पे तो x है, आपको -2 यहाँ चाहिए। तो फिर से जैसे यहाँ पावर 1/3 लिया था, वैसे ही यहाँ पावर -2 ले लो। तो यहाँ भी पावर -2 हो जाएगी। अरे बोलो क्या हो जाएगा ये? यहाँ लिखता हूँ मैं, तो 10 की पावर -2x, इसी का मान आपसे पूछा है। अब इधर वाला आपको सॉल्व करना है। तो आप बताइए, ये है 5 की पावर -2। तो आप जानते हो अगर पावर ये माइनस है, अगर हम इसको अपॉन में ले जाएं तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, यानी 5 की पावर 2 हो जाएगी। अरे बोलो, जब भी कोई संख्या हर से अंश में जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है, और अगर हमारी अंश से हर में आएगी तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी हमारा जो चिन्ह है वो पलट जाता है। तो आप बताओ 1/5 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 1/25 सवाल का। थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, क्योंकि क्लास में जब सामने बच्चे होते हैं तब ज़्यादा पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे सामने खुद ही देखना है, खुद ही समझना है, खुद ही बोलना है, एरर हो रही है उसको भी सुधारना है। तो अभी आप मैनेज करिए, धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। फिलहाल क्लास ज़रूरी है आपके लिए। 107 नंबर क्या कह रहा है? 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 है तथा शेषफल 43 है। तो भाजक पूछा है। आप जानते हो भाज्य, ये जो बीच में लिखा होता है भाज्य होता है, यहाँ पर भाजक होता है, और यहाँ पे क्या होता है? भागफल होता है। और भाग करने के बाद जो बच जाता है वो क्या होता है? शेषफल होता है। अरे बोलिए। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये संख्या है, यानी भाज्य का मान दे रखा है। अरे बोलो, इसमें भाग करना है आपको 16075। ठीक बात है। भाजक हम मान लेते हैं k है, क्योंकि भाजक ही हमसे पूछा गया है। ठीक बात है। अब भागफल भी आपको दे रखा है, भागफल कितना है? 167। शेषफल कितना दे रखा है? जब भाग करते आप जाएंगे तो आपको दे रखा है कि शेषफल बचेगा 43। अरे बोलो हाँ या ना। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक, अगर हम इसे a मान लें, इसे b मान लें और इसे r मान लें, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, यानी a गुणे b और प्लस शेषफल यानी r। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पर आपको भाज्य का मान दे रखा है कितना? यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ लिख लेते हैं, तो
16075 बराबर होगा, भाजक कितना है हमने के माना है, के गुणे भागफल कितना है 167 167 और प्लस शेषफल कितना है 43। तो 43 इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यही लिख देते हैं सीधे 43। तो आप बताइए 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3, तो 16032 ये बराबर किसके आएगा k इंटू 167। 167 से भाग लग जाएगा, यहाँ k का मान आएगा 160/32 तो अब यहाँ पे यहीं से आपका उत्तर निकलना है, आगे आपको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ अगर मैं इसको 0 मान लूँ 7 को तो बताओ 160 हो जाएगा, यानी 160 अगर जैसे ही होगा और इसको भी 0 मान लो तो ये 16,000 हो जाएगा, और 16,000 में जब आप 160 मानेंगे तो लगभग 100 बार के भाग भाग जाएगा। 100 के आसपास कौन सी संख्या है हमारी 96, यानी यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आपको ऐसे जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप ऑप्शन को भी देखते जाइए, ऑप्शन से हो सकता है देखने पर आपको भाग करने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे आप भाग करेंगे तो पहले 9 बार जाएगा और फिर 6 बार जाएगा और इसका 96 उत्तर आ जाएगा। बोलो ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। तो अगर मैं मान लूं कि हमारी जो बड़ी संख्या है a है, छोटी संख्या b है, तो कह रहा है बड़ी संख्या का दोगुना यानी 2a ये बराबर है छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा। छोटी संख्या के 5 गुने यानी 5b से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा। अगर आप इसको इधर ले आओ तो 2a माइनस 5b बराबर कितना आ जाएगा 3। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या हमने क्या माना है a, तो बड़ी संख्या का 4 गुना यानी 4a और छोटी संख्या के 3 गुने का योग दे रखा है, छोटी संख्या का 3 गुना यानी 3b, इन दोनों का जो योग है वो कितना है 71 है। यही आपको दे रखा है, ये दो इक्वेशन बन गई, यहाँ से a और b का मान निकाल लीजिए वही उत्तर हो जाएगा। तो आप बताओ ऐसे इक्वेशन को मैंने आपको सॉल्व करना बताया है, आप किसी एक को सेम कर लो। तो आप बताओ यहाँ 4a है यहाँ 2a है, a को अगर हम सेम करें तो इस वाले समीकरण में हमें 2 का गुणा करवाना पड़ेगा। 2 का गुणा करवा दीजिए तो 2 दूने 4 और यहाँ 5 दूने कितना होगा 10 और ये बराबर 3 दूने कितना हो जाएगा 6। अरे बोलो, बस सॉल्व कर लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो 4a से 4a कट जाएगा, 3b से अगर आप यहाँ पे कितना है एक सेकेंड 10b है ये, 3b से आप जब -10 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में करवाने में क्या होता है प्लस हो जाता है। तो 10 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 13b बराबर 71 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65 और 13 पचे 65, यानी b का मान आ गया कितना 5। आप देखो किस ऑप्शन में बी का मान 5 है यहाँ पे, यानी यही उत्तर हो जाएगा, ए का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। वैसे अगर आप ए का मान उठा के यहाँ रखेंगे तो आपको बी का भी मान सॉरी बी का मान उठा के अगर आप यहाँ रखेंगे तो ए का भी मान मिल जाएगा। यही दिखा देता हूँ, 5 25 25 उधर जाएगा माइनस का है प्लस हो जाएगा, 25 3 28 28 का आधा 4। बोलो समझ में आ गया, ठीक बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई कितनी होती है। लंबाई दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई पूछा है। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 16 गुणे चौड़ाई मान लेते हैं बी है, 16 से भाग लगा दो 16 चौके 64, बी बराबर 4 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर सीधे। अभी अगला सवाल थोड़ा तेज करते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो आप बताओ क्रय मूल्य को अगर हम सीपी लिखें, कह रहा है ये विक्रय मूल्य का 3/2 है, एसपी इधर ले आइए तो सीपी अपॉन एसपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, ये 3/2 के बराबर है। तो जिसके सामने जो होता है वही उसका मान होता है। तो बताओ यानी सीपी 3 है, एसपी कितना है 2, तो सीपी यानी लागत मूल्य ज्यादा है, बेचा हमने कितने का 2 का। अरे ऐसे समझिए कि आपने किसी वस्तु को 3 रुपए का खरीदा और बेच कितने का दिया 2 का। तो आप बताओ ऐसे सौदे में आपको क्या हुआ, लाभ हुआ है कि हानि हुई। पहली बात तो यहाँ हानि हो गई, कितने की हानि हो गई 3 में से 2 घटाएंगे 1 की हानि। आपसे हानि का प्रतिशत पूछा है तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, लाभ तो होगा ही नहीं, हानि होगा। हानि कितने की हुई 1 की, और लाभ हानि हमेशा कौन से मूल्य पे क्रय मूल्य पे, यानी 3 पे गुणे 100, और 100 का आधा कितना होता है 100/3 कितना होता है 33, सही 1/3। फ्रैक्शंस भी मैंने आपको करवा रखा है, फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का उत्तर। चलिए
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, दिए गए आंकड़े का माध्य दे रखा है 4.5, तो उसका माध्यक यानी मीडियन पूछा है। तो माध्य बताइए क्या होता है? सभी संख्याओं का योग और बटे जितनी संख्याएं हैं, तो जोड़ लेते हैं ऐसे। 5 में 7 जोड़ेंगे, 12, 12 7 19, 19 8 27, 27 5 32, 4 36, 3 39, 40 42 और साथ में x भी है, तो 42 प्लस एक्स। कितनी संख्या है ये भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बटे में 10 कर दीजिए तो आपका माध्य आ जाएगा। माध्य रखा है कितना, 4.5। तो आप बताइए 10 का गुणा होगा, दशमलव खा जाएगा ये, तो 42 प्लस एक्स बराबर 45। अरे बोलो, तो आप बताइए 42 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 42 कितना होता है, 3। यक्स का मान 3 आ गया, यानी यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। अब आप बताओ, अगर आपसे माध्यिका पूछा है, मीडियन पूछा है, तो मीडियन के लिए मैंने आपको बताया है कि आप संख्याओं को चाहे आरोही क्रम में कर लो, चाहे अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही का क्या मतलब होता है, घटते हुए क्रम में। तो आप बताइए, जो आप कहेंगे वही कर लेंगे। तो हम इसको आरोही क्रम में करते हैं। तो आरोही का मतलब पहले छोटा नंबर आएगा। तो बताइए, पहले 1 आएगा। 1 से बड़ा कौन सा है, 2 है। ठीक बात है, 1 2। फिर क्या आएगा, 3 आएगा। जब 3 हमने लिखा, 3 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार लिख लेंगे। अरे बोलो, फिर बताइए क्या आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 लिख लिया हमने। फिर क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। 5 कितनी बार आया है, 2 बार। और 7 कितनी बार आया, 2 बार। तो 7 और 7। बोलो ठीक बात है। तो हमने सबको आरोही क्रम में लिख लिया, यानी बढ़ते हुए क्रम में। आप चाहें तो इसको अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो अवरोही क्रम में चाहेंगे तो अवरोही में लिख लेंगे, आरोही में चाहे तो आरोही में लिख लेंगे। तो आप बताइए यहाँ पे कितने टर्म है, टोटल 10 टर्म है। तो आपको मैंने बताया है, अगर हमारे जो टर्म है यानी पद हैं, इनकी संख्या सम है। कैसी है, सम। सम का मतलब 2 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं। तो आपको क्या करना है, बीच के 2 टर्म को जोड़ के क्या करना है, उनका आधा कर देना है। तो आप बताइए, 10 टर्म है, तो मतलब 4 इधर हटा दो, 4 इधर हटा दो, एक हमने छोड़ दिया है क्या, 8 छोड़ दिया है, लास्ट में 8 भी होगा। इधर 4 हटा दो, तो इधर से 4 हटेंगे तो 5 7 7 8 हट जाएंगे। और 4 और 5 को जब हम जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 का आधा कितना होता है, अरे बोलो, 9 का आधा 4.5, 4.5 इस सवाल का उत्तर। अरे बोलो, पक्की बात है, समझ में आ गया। बोलो समझ में आ गया, आगे बढ़े, पक्की बात है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो आपको ये पता ही होगा, कौन से हैं, आर ए फिशर। अगला सवाल देखते हैं, 116 नंबर। सवाल क्या कहता है कि एबीसीडी के मध्य बिंदु डी ई एफ है, तो ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आप बताओ, अगर कोई भी ट्रायंगल होता है, जैसे ये ट्रायंगल है, और इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बना दिया जाए, तो ये जो सारे क्षेत्रफल होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी अगर एक है ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा। अरे बोलो, तो हम कह सकते हैं पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 4 है। तो आपसे बड़ा छोटा त्रिभुज यानी ये वाला और बड़े त्रिभुज में रिलेशन पूछा है। तो आप बताओ, छोटा त्रिभुज 1 होगा तो बड़ा वाला कितना है, 4। यानी छोटे वाले का क्षेत्रफल 1/4 ही है, यानी दूसरा इस सवाल का उत्तर। अच्छा, यहाँ पे आपको और भी कुछ पूछे जा सकते हैं सवाल। जैसे आपको इसका क्षेत्रफल दे दे, सपोज दे दे कि ये है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप बताओ, एक की वैल्यू कितनी है, 5। एक बराबर 5 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। या यूँ कह लो, ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, 5 चौके 20। बोलो समझ आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए है, ज्यामितीय माध्य जी है, हरात्मक माध्य एच है। तो आपको ये रिलेशन मैंने बताया ही है, वैसे ध्यान रखिए आप कि जो समांतर माध्य होता है वो सबसे बड़ा होता है। फिर उससे बड़ा, उससे छोटा क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। सबसे छोटा क्या होता है, हरात्मक माध्य। यानी थर्ड ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। अगला देखते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। 118 नंबर क्या कहता है, ये दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। अगर हम संख्याएं मान लें, वैसे ऐसे सवालों को मैंने बच्चों को बताया है, सीधे 5 में 36 का भाग लगा दो, यही उत्तर हो जाएगा।
लेकिन आप पूरा अगर जानना चाहते हैं तो दो संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है a माइनस बी, अगर संख्याएं हम मान लें अंतर तथा उनका गुणनफल क्रमशः, तो अंतर दे रखा है 5, गुणनफल दे रखा है कितना 36। तो व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है, तो आप बताओ अगर मैं ए इसमें इसका भाग लगा दूं तो इधर 5/36 आ गया। यही इस सवाल का उत्तर है। कैसे? आप देखो a माइनस बी बटे ए बी आ गया। तो आप जानते हो अगर कोई टर्म ऐसे लिखा है a माइनस बी बटे सी, इसका मतलब क्या होता है a के बटे में भी c है और b के बटे में भी c है। ठीक बात है। तो आप इसको अलग करो तो a बटे ए बी करेंगे और माइनस बी बटे ए बी करेंगे, तो a से a कट जाएगा, यहाँ b से b कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/b माइनस 1/a, 5/36 इस सवाल का। सीधे, आपको पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आए, अंतर दे रखा हो, गुणनफल दे रखा हो और व्युत्क्रमों का अंतर पूछे, तो आपको इसमें इसका भाग लगा देना है, वही उत्तर होगा ऑलवेज। अगला सवाल तो मेरा फेवरेट सवाल है, इसके बारे में आपको रामानुजन संख्या भी मैंने बता रखी है। कह रहा है 20वीं सदी के सबसे स्वशिक्षित भारतीय गणित प्रतिभावान कौन थे? तो श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन ने रामानुजन संख्या भी दी है। कौन सी होती है? 1729। इस पे मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डाल चुका हूँ, देखिए बिल्कुल उसे। अगला सवाल कह रहा है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो जैसे ही आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिखे, क्या होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल? चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 टाइम्स ऑफ एच एल प्लस बी, बराबर दे रखा है आपको 660। अरे बोलो, एच कितना दे रखा है आपको? कह रहा है 11 मीटर है, तो यही रख लेते हैं 2 × 11। फिर कह रहा है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई के जगह पे हम 2 भी ले सकते हैं क्योंकि चौड़ाई की दोगुनी कह रहा है, और प्लस बी रही रहने दो चौड़ाई को, बराबर 660। बताइए 11 दूनी कितना होगा? 22, और 22 से इसे काटेंगे तो 22 तियाँ 66, और 2b में b जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3b, और बराबर कितना है? 30। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 10। और जैसे ही b का मान मिला, आपको कह रहा है कि लंबाई जो है यानी a, ये चौड़ाई का 2 गुना है, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा? 20। और आप जानते हैं जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 20 धाम में 200 इस सवाल का उत्तर। ये जिस बच्चे का है उसका ये सवाल भी गलत हो गया, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? 200। बोलो ठीक बात है। क्लास में मजा आया आपको? ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।